छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। ब्रिजेश पांडे जी का सवाल है, जीएम ब्रेवरीज 100 शेयर हैं इनके पास 1200 के प्राइस के, आज इसके रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल रिजल्ट्स हैं सर। कल हमने एक पोर्टल पर देखा था तो 5 तारीख दिखा रहा था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें लगा कि कल है, लेकिन रिजल्ट्स एक्चुअली आज है उनके। एज पर उन्होंने जो जब हमने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में जाकर देखा, खासतौर से एक्सचेंजेस की, तो 6 तारीख को रिजल्ट दिखा रहा है। 1200 का प्राइस है, 1275 आ चुका है। वरुण जी, आज रिजल्ट है, जनरली रिजल्ट 12-1 बजे दे देता है अपने। अब क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या बैठे कोई एक ऐसा स्टॉप लॉस डिसेंट सा लगा के कि ठीक है, अगर नुकसान भी हुआ तो मतलब इतना नहीं होगा कि प्रॉफिट चला जाए। जी देखिए विवेक जी, जीएम ब्रेवरीज में हम बात करेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर। ऐसे ब्रेकआउट जब आते हैं तो काफी बड़ा ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि आप स्टॉक में आप देखेंगे तो करीबन 1300 के लेवल से यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट आई थी और करीबन 1050 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट बनाया है और यहाँ पर स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया बेस बना है करीबन 1170-75 के आसपास। अगर किसी को भी स्टॉप लॉस रखना है, एक थोड़ा सा डिसेंट सा स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल नेचर का है और यहाँ पर काफी बड़े मूव्स आ सकते हैं, तो 1170-75 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और यहाँ पर अगर ये लेवल टिक जाते हैं और 1300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप देखेंगे तो अक्टूबर महीने में आई थिंक 74% के आसपास स्टॉक चला था और 2 महीने करीबन एक बहुत ही टेक्स्ट बुक कंसोलिडेशन यहाँ पर किया है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट हो सकता है। करीबन 1550 का फर्स्ट टारगेट और 1750 का सेकंड टारगेट यहाँ पर बन सकता है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है काफी बुलिश लग रहा है। और कोई भी डीप आती है करीबन 1170, अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है तो रख सकते हैं। मगर आपको अगर थोड़ा लंबे समय के लिए रखना है तो कोई भी डीप आती है 1100-1150 के आसपास बिल्कुल अक्यूमुलेट करना चाहिए। 1050 का एक स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, पीएचपी के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है। वो बोल रहे हैं कि पहले तो हैप्पी मॉर्निंग। आप सर जो भी हैं, आपका नाम नहीं लिखा आपने, लेकिन इनका सवाल समीर सर से था। ये फंडामेंटल जानना चाहते थे एक्सिलिया सॉल्यूशन के। सर समीर सर तो नहीं हैं, लेकिन एक्सिलिया सॉल्यूशन सर एक अच्छी कंपनी है। आई मीन रिनाउंड कंपनी रही है इंडियन आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और 15.5 के पी मल्टीपल पर शेयर चल रहा है। और शेयर का प्रदर्शन हालांकि पिछला कुछ समय खास नहीं रहा, 1500 से 1300 की रेंज में ये काउंटर आ गया। साथ ही अगर देखें तो विद इन द आईटी स्पेस अगर हम इसको फंडामेंटली देखें तो वैल्यूएशन वाइज ये काउंटर ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि सारे पी मल्टीपल जितनी भी आईटी कंपनीज के हैं वो 20 से 25 की रेंज में है, और यही एक काउंटर है जो कि 15.5 की रेंज पर दिख रहा है, जो कि क्वालिटी मिड कैप आईटी कंपनी है। हालांकि इसके रिजल्ट्स पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़े से म्यूटेड चल रहे हैं। कंपनी ने जो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ दिखाई थी लास्ट क्वार्टर में, वो करीब इनका प्रॉफिट 10% से ज़्यादा गिरा था, जिसकी वजह से इस काउंटर को थोड़ी सी मार झेलनी पड़ी। वाई ओ वाई बेसिस में भी इनका जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा गिर कर आया था, जिसकी वजह से इस काउंटर पर पिटाई देखने के लिए मिली। तो वाई ओ वाई क्यू ऑन क्यू सर थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से जब भी अर्निंग डाउनग्रेड्स होने लगते हैं तो शेयर की पिटाई शुरू हो जाती है। शेयर का चलना अक्सर बंद हो जाता है अनटिल अनलेस में उसमें कोई बड़ा ट्रिगर फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में नहीं हो। वरुण जी, कैसे देख रहे हो, अगर इसके रिजल्ट इस क्वार्टर में और ख़राब आ गए तो और दिक्कत कहाँ तक बढ़ेगी, और अगर रिजल्ट ठीक आ गए तो क्या ये बाउंस बैक की भी तैयारी कर सकता हो, कितना बड़ा बाउंस बैक होगा? जी बिल्कुल, विवेक जी जैसे आपने फंडामेंटली बताया करीबन 2000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। और आप देखेंगे तो आरओई काफ़ी बढ़िया है, 45-46% के आसपास का आरओई यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी बना रही है। और साथ में आप देखेंगे तो ईवी बाई EBITDA आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मीडियन है करीबन 9 के आसपास, जो था जो मीडियन है वो करीबन 9.5 के आसपास है। और उससे नीचे भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है जो 5 ईयर का जो मीडियन है। तो यहाँ फंडामेंटली तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। टेक्निकली आप बात करेंगे तो टेक्निकली एक लोअर हाई लोअर लोस के जोन में चल रहा है, करीबन 1500 के आसपास से यहाँ पर एक गिरावट आई है। 1300 के आसपास यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1270 के आसपास का एक अच्छा जोन है, वहां पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है दिख रहा है यहाँ पर। और देखिए कि साथ में वीकली का 200 SMA जो है वहां पर भी एक अच्छा बेस बनाया है। और मंथली के 52 EMA के आसपास भी एक अच्छा यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर लग रहा है स्टॉक बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है। अभी भी अपना जो 200 SMA वीकली, माफ कीजिएगा डेली का, वहां पर अभी नीचे चल रहा है। जैसे ही
ही 200 SMA कैप्चर करेगा, यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो जो 200 SMA है स्टॉक का, वो करीबन 1350 का है, तो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, करीबन 2-3% के आसपास ही है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको 1270 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और लंबे समय के लिए रखना है तो करीबन 1100 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। आने वाले दिनों में फिर से यहाँ पर आई थिंक 1500 1600 के लेवल देख सकते हैं। ठीक है। अंकित कुमार जी का सवाल है, सर IOCL कब तक चलेगा? ये तो वरुण जी, ऐसी प्रोजेक्शन कुछ है आपके पास, मतलब इस तरह की होती हैं? विवेक जी देखिए, वैसी प्रोजेक्शन तो नहीं है, बट हाँ बिल्कुल कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं वो प्रोजेक्शन है। अगर आप टेक्निकल फॉलो करते हैं तो आपको अपना ट्रेल एसएल मेंटेन करना है, रिस्क रिवॉर्ड आपको संभालना है। फिर मार्केट का काम है आपको कितना रिटर्न देना। तो ये बिल्कुल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट आपको कहाँ तक होल्ड करना है, निचले लेवल तक आपका कैपिटल कब तक आपको प्रोटेक्ट करना है वो हम बता सकते हैं। कितना चलेगा वो तो किसी के पास आई थिंक वो जादू नहीं है। ठीक है। सुमन झा जी हैं, ये हमारी प्राइम मेंबर हैं। हिंडाल्को में क्या करें? ये बोल रही हैं कि व्यू दीजिए, इनको 7% का प्रॉफिट हो रहा है एक महीने में। वेरी नाइस। एक महीने में 7% फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न एक महीने में आ गया वरुण भाई। अब वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आपको 12 महीने की चीज़ एक महीने में मिल जाए तो आपको ग्रीड तो क्रिएट होता है। अब बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं आपने शॉर्ट टर्म में निकाल दिया, ये तो लंबी रेस का घोड़ा था, अब वो नहीं निकालो तो आपने क्यों नहीं निकाला, ये तो हाई लगा दिया था इसने और फिर ये नीचे ही आना था। ये फीलिंग आती है सर, और इसमें जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मतलब ये सोचना मुश्किल हो जाता कि वही गलत थे दोनों सिचुएशन में। अब आप बताएं सर, ये काटेंगी, प्रॉफिट बुक करेंगी तो गलती करेंगी या नहीं करेंगी? जी विवेक जी, दर्शक ने हमारे क्वांटिटी कुछ बताई हो आपको नहीं सर, क्वेश्चन के अंदर कि क्वांटिटी नहीं है नहीं? सर, क्वांटिटी नहीं बताई। जी ठीक है। तो देखिए विवेक जी, बिल्कुल सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने काफी बढ़िया ब्रेकआउट पकड़ा है। जैसे ही ब्रेकआउट आया वहीं पे हिंडाल्को को उन्होंने ट्रेड पकड़ा है, और पूरा जो रैली है वो उन्होंने यहाँ पर ट्रेल किया है। अब यहाँ पर आप देखिए विवेक जी, आप देखेंगे डेली और वीकली चार्ट्स पर थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। डेली चार्ट्स पर ओवरबॉट जोन में यहाँ पर जाना शुरू हुआ है। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो प्राइस करेक्शन आ सकता है या फिर एक टाइम प्राइस करेक्शन हो सकता है। स्टॉक काफी बढ़िया मोमेंटम में अपने 10 EM में से भी आप देखेंगे 10 EM में करीबन 903 के आसपास है, विच इज अ बेस इंडिकेटर कि आप अगर स्टॉक मोमेंटम में है तो 10 EMA पकड़ के चलता है। बट यहाँ पर 10 EMA को भी अगर क्रॉस करके काफी 4 to 5% ऊपर है। तो यहाँ पर रिस्क है, कभी भी एक करेक्शन आ सकता है। तो उसके लिए अगर आपके पास क्वांटिटी बड़ी है तो आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक करके हाफ क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो वो कैप्चर हो जाएगी और हाफ प्रॉफिट बुक हो जाएगा। दूसरी चीज अगर आप एक कर सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ मत सोचिए, थोड़ा सा स्टॉक में गिरावट आ सकता है 3-4% का, वापस यहाँ पर बाउंस आएगा, क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है तो एक करेक्शन तो यहाँ पर एक बन सकता है, कभी भी करेक्शन आ सकता है। और दूसरी चीज आप सबसे पहले एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 945 950 के जोन का आता है। जैसे ही 945 यहाँ पर आपका इंट्राडे बेसिस पर टूटता है तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके चले, अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है। तो तीनों सिनारियो में से आप कोई भी एक सिनारियो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना जो पोजीशन है उस हिसाब से करिए। और विवेक जी, आपने जब बताया था कि जब जो असमंजस होता है, जब डायलेमा होता है कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, तब ट्रेडर को सबसे पहले अपना जो प्लान है, जो जिस हिसाब से उन्होंने प्लान बना के एंट्री की थी, वो सोचना चाहिए और उसी प्लान पे कायम रहना चाहिए। लेकिन सर उस प्लान में चक्कर क्या होता है ना कि कई बार बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे चेंज हो जाते हैं कि अगर उन वेरिएबल्स के हिसाब से आप अपना प्लान चेंज नहीं करते तो प्लान बिल्कुल चौपट हो जाता है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड जी ट्रंप अभी ऑयल पर मान लीजिए कुछ चल रहा है, वो कुछ वेनेजुएला में कुछ कर देते हैं, वो कहेंगे कि अगर कि दुनिया का सारा तेल हम ही सप्लाई करेंगे, वेनेजुएला से भी, अमेरिका से भी और इराक से भी, जहाँ जहाँ उनके कब्जे वाला एरिया है। तो एक तरह से वो तो एक नया ओपेक बना देंगे। अब कोई ऑयल का शेयर लेके बैठा है तो वो गलती कर ही देगा। तो ऐसे में वेरिएबल के साथ चलना भी ज़रूरी हो जाता है, प्लान को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टॉक में। तो ये गलतियां हो जाती हैं, इन गलतियों से कैसे बचें? जी, सबसे पहले देखिए विवेक जी, इक्विटी के साथ ये रिस्क बना रहता है। और इसीलिए बना रहता है कि देखिए आपने जैसे अभी जो क्वेश्चन की शुरुआत में बताया कि एफडी का जो 12 महीने का रिटर्न है वो आपको एक महीने में मिल रहा है, तो इतना जल्दी रिटर्न बनता है तो थोड़ा रिस्क भी यहाँ पर बढ़ेगा।
बट आपने जैसे बताया कि आप जो टेक्निकल की मदद, क्योंकि फंडामेंटल इतना जल्दी चेंज नहीं होते, तो टेक्निकल की आप हेल्प ले सकते हैं, और वहां पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या फिर आपको हाफ क्वांटिटी अपना जो प्राइस एक्शन है, जो जितना आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से बुक करते रहना है। और अगर स्टॉक में उस हिसाब से अगर मूवमेंट आती है तो बिल्कुल बढ़िया है, अगर नहीं भी आती है तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने 7% 8% का अगर रिटर्न बनाया है वो कोई कम नहीं है। और फिर एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक अच्छी चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी हर रोज मिलती है और आपको अपॉर्चुनिटी कैच करनी होती है। तो बिल्कुल आपका ट्रेडिंग प्लान रिवाइज करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, हाफ क्वांटिटी बुक करिए, और फिर मार्केट जो हिसाब से मूवमेंट देता है उस हिसाब को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। गगन खिमानी जी हैं, ये पूछ रहे हैं एक तो ये अंशुल जी का थोड़ा वेट कर रहे हैं। अंशुल जी बस बोला तो है कि आ रहे हैं जल्दी। GPIL 268 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है और ग्रेफाइट 603 का। शॉर्ट टर्म के लिए सर क्या करना चाहिए इसमें? जी, देखिए विवेक जी, मेटल स्टेज में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली, और ग्रेफाइट में भी नो ब्रेनर, वहां पर भी काफी बढ़िया एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। करीबन 285 290 के जोन में एक रेजिस्टेंस है, दो तीन बार यहाँ पर स्टॉक ने ट्राई किया है ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। बट स्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे मंथली और वीकली में बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर है। कोई भी गिरावट आती है 250 55 के आसपास, यहाँ पर बिल्कुल आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए विद स्टॉप स्टॉप लॉस ऑफ 235। JPL बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर है, जैसे ही 295 के जोन अगर कैप्चर करना शुरू करेगा, यहाँ पर एक और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और करीबन वहां से भी 5-10% का रैली देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक बताया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी बढ़िया हमें मोमेंटम देखने को मिला है लेटली। और यहाँ पर अपना जो प्रीवियस हाईज जो है, जो रिसेंट हाई लगे थे लास्ट ईयर आई थिंक अप्रैल 24 के आसपास, वहां पर अभी अप्रोच कर रहा है स्टॉक। छोटा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, जैसे ही 675 700 का जोन क्लियर करता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। दोनों जो काउंटर है वहां पर बने रहने की सलाह है। आप अपना जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करते रहिए, आगे आने वाले सत्र में यहाँ पर काफी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक हमारी दर्शक हैं यहाँ पर सेल्फ लर्नर के नाम से, वो बोल रहे हैं कि मेरा इनका सवाल नहीं लिया। मैडम आप सवाल भेजिए ना, इतना आपने मैसेज लिख दिया, इससे बेटर है एक छोटा सा सवाल लिख देती, ज़्यादा अच्छा रहता, जल्दी ले लिया जाता। चलिए, किशोर पुरोहित जी का सवाल है। 385 के MOIL लिए हुए हैं, क्या व्यू रहेगा इस पर? जी, देखिए मोबाइल पर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें देखने को मिला था पिछले साल, स्टॉक थोड़ा नीचे भी गया था करीबन 300 के जोन के आसपास, और स्टॉक यहाँ पर आप देखेंगे तो रेंज बाउंड है। जैसे ही अभी हमने ग्रेफाइट की बात की, वैसे ही स्टॉक का काउंटर अभी यहाँ पर चल रहा है, 400 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो सकता है, 375 के आसपास चल रहा है, 400 तक तो एक क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है, मूव मिल सकता है। 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलना शुरू होती है तो एक बढ़िया सा रेंज ब्रेकआउट होगा 120 पॉइंट्स का, और यहाँ पर करीबन 500 के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 345 का। 345 के नीचे अगर जाता है स्टॉक तो 200 SMA के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, और फिर यहाँ पर नेगेटिव रुझान बनना शुरू हो जाएंगे। जब तक 345 50 के ऊपर स्टॉक चल रहा है बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया तेजी बनी रहेगी, मोमेंटम बना रहेगा। 400 के ऊपर आपको और एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एक सवाल हमें मिला है अंशुल शर्मा जी का, ये बोल रहे हैं वरुण जी, वो बड़ा अप्रोप्रिएट सवाल है आपके लिए, वो इसलिए कि आप F&O भी हमारा कवर करते हो। ये बोल रहे हैं कि कवर्ड कॉल राइटिंग कैसे करते हैं, क्या ये सेफ़ है, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है? थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर बता दीजिए। जी, बिल्कुल कवर कॉल आप देखेंगे तो वैसे कोई रिस्क नहीं है। रिस्क इतना है कि अगर स्टॉक आपका जो कवर्ड कॉल आपने किया है, तो मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि आपके पास रिलायंस का जो भी F&O साइज जो है, जो लॉट साइज है करीबन 250 का, 250 शेयर्स आपके पास कैश में है, तो आपको यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। रिलायंस आपको लगता है कि ये महीने के अंदर 1500 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 1500 का कॉल आप बेच दीजिए मंथ की शुरुआत के अंदर। उसके अंदर आपको करीबन 60-70 रुपीज़ का जो प्रीमियम मिल जाएगा, वो प्रीमियम आपका मंथ एंड होते होते यहाँ पर अगर रिलायंस इन द मनी नहीं हुआ तो वो आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा, तो आपको वो पूरा जो प्रीमियम आपने बेचा था वो आपका गेन हो जाएगा। मार्जिन आपको नहीं लगता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 250 शेयर है, तो आप प्लेस करके भी वो मार्जिन यूटिलाइज कर सकते हैं। रिस्क कितना है विवेक जी, कि अगर आपने जो प्रीमियम आप करीबन 50-60 रुपीज़ का जो प्रीमियम आपने यहाँ पर लिया था, अगर रिलायंस वो उतना ही बढ़ जाता है, जैसे 1540 1560 के ऊपर चलना शुरू करता है, तो वो थोड़ा सा आपको लॉस देगा जो आपने कॉल बेचा है।
और एट द एंड ऑफ द मंथ अगर जितना भी फिर उससे ऊपर जाना शुरू करेगा, वो आपको कैश के काउंटर के अंदर जो गेन हुआ है वो गेन आपको नहीं मिलेगा। उसके जैसे 1560 हो गया, 1560 आप द इन द मनी हो गया, तो 60 रुपीज का प्रीमियम आपने ले लिया था। 1560 के ऊपर जितना भी मूव आना शुरू होगा रिलायंस के अंदर, वो गेन आपको नहीं होगा, उससे ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। तो बिल्कुल एक सेफ स्ट्रेटेजी है। और लंबे जो निवेशक है, लंबी अवधि के निवेशित रहते हैं और बड़े जो काउंटर रहते हैं उसके अंदर आप ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा वरुण जी, ऐसे भी मतलब कर सकते हैं जैसे किसी ने फ्यूचर लिया, मान लीजिए रिलायंस का। आज वैसे रिलायंस टूटा हुआ है वेनेजुएला के चक्कर में। जरा रिलायंस पे पहले स्ट्रेटेजी मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी ने रिलायंस का फ्यूचर लिया और एक कॉल शॉर्ट कर दी, उसके साथ हेजिंग बना ली, तो ये कवर्ड कॉल के तरीके से, मतलब इस तरीके से भी चल सकते हैं ना सर? उस तरीके से भी चल सकते हैं। वहां पर विवेक जी देखिए, थोड़ा सा आपका जो गेन है वो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कैश में शेयर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर स्टॉक में एक तरफ से मूवमेंट आता है तो वो जो प्रीमियम लिया है वो उतना आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसके ऊपर का बेनिफिट नहीं मिल सकता। मगर लंबे निवेशित है और आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में शेयर्स है तो थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे आपने रिलायंस की बात की वेनेजुएला के चक्कर में, और यहाँ पर जो आई थिंक ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट था उसके मुताबिक यहाँ पर स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म के जो सपोर्ट थे करीबन 1520 1535 के, वो लेवल टूटे यहाँ पर, और 1505 के आसपास रिलायंस ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अपना जो लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट है 1435 1475 का एक जोन था, वहां पर आई थिंक स्टॉक अप्रोच कर रहा है। तो बिल्कुल आज के गिरावट में तो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। आई थिंक लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है, बट 1475 1435 वुड बी अ वेरी गुड जोन टू एंटर। ठीक बात है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है रिलायंस, या कोई भी आप किसी भी शेयर पर आप कवर्ड कॉल राइटिंग करना चाहते हो। ये बड़े बड़े हमारे दर्शक पूछ रहे थे मुझे, इनफैक्ट इंस्टा पर भी काफ़ी मैसेजेस कर रहे थे इस तरह के। अच्छा, अब रिलायंस रिलायंस का ज़रा चार्ट देखकर बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हो रखा है आज। जी देखिए विवेक जी, जैसे हमने बात किया 1520 1525 का जो एक लेवल जो टूटा है यहाँ से, तो और गिरावट बढ़ सकती है। 1435 1475 का एक अच्छा जोन है, वहां पर एंट्री कर सकते हैं। आई थिंक आज का जो गिरावट है वो काफी नीचे यहाँ पर रिएक्शन मिला है ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट से। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है 2-3% का आसपास का। 1435 1475 वुड बी गुड जोन टू एंटर। एक हमारी दर्शक हैं साक्षी जी, ये पूछ रही हैं एक्सिस बैंक का क्या टारगेट है, 1600 तक कब जाएगा? जी देखिए विवेक जी, एक्सिस बैंक का आप देखेंगे तो काफी बढ़िया अपडेट मिला था, जो क्वार्टरली अपडेट आया था। और उस हिसाब से आप देखेंगे तो स्टॉक में काफी बढ़िया एक रुझान देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई के विपरीत यहाँ पर एक काफी बड़ा डाउन मूव था, और यहाँ पर अब काफी बढ़िया बेस बना है करीबन 1240 1220 के जोन के अंदर। और यहाँ पर 1300 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 1340 जैसे ही क्रॉस करेगा वो अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा, और यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक नया अनचार्टेड टेरिटरी बन सकता है। जैसे ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है करीबन 1440 1480 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। आप 3 to 6 मंथ्स का वेट कीजिए, यहाँ पर काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है। डबल बॉटम का भी एक ब्रेकआउट मिल सकता है डेली चार्ट्स पर करीबन 1220 से लेके आप देखेंगे तो 1300 का। तो 100 120 पॉइंट का यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा ब्रेकआउट है। 1400 के टारगेट तो काफी शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं। 1500 के थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट जो जैसे ही अभी मंथली और वीकली चार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, काफी बढ़िया पॉजिटिव है स्टॉक। और यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है बिल्कुल बाय करना चाहिए। 1220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। एक हमारे दर्शक हैं मौसाम झा साहब, इनका सवाल है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर। 51 रुपये का लिया हुआ है और शेयर की हालत तो बड़ी ख़राब है। इनके लिए हुए भाव से करीब करीब 60% तक डाउन है ये शेयर। अब वरुण जी, प्रॉब्लम इस काउंटर में ये भी आई थी जब ये 30-35 रुपये चल रहा था, इनका राइट इशू आया 12 रुपये पर। अब जब 12 रुपये का राइट इशू आएगा तो शेयर का गिरना तो लाजमी है। और आई थिंक वो 500 या 1000 करोड़ रुपए का कुछ राइट इशू था, अच्छी खासी इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा था। ये काउंटर गिरकर 16-18 रुपये की रेंज तक आ गया, अब 19 रुपये हो गया। अब क्या करें सर, राइट इशू का जो भी इम्पैक्ट होना था वो तो हो चुका। अब पैसे तो मिल गए बल्कि कंपनी को जो भी मिलने थे, 500-1000 करोड़ रुपए। अब ये शेयर रिकवर होगा, एवरेजिंग कर लें 51 रुपये की चीज़ 51 तक तो पहुंचने में सर बहुत समय भी लग सकता है। क्या करें ये?
जी देखिए विवेक जी, जैसे आपने एचएससी का नाम दिया, मैंने यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था। यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग आप देखेंगे लगातार गिरावट आ रही है, और करीबन 16-17% के आसपास प्रमोटर का होल्डिंग है। और यहाँ पर पब्लिक में आप देखेंगे तो करीबन 67% के आसपास यहाँ पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन है। तो जैसे इतना बड़ा पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है तो कोई भी राइज आता है तो यहाँ पर एक सेलिंग आता है। तो यहाँ पर उनका जो प्राइस आना है तो काफ़ी दूर लग रहा है। बट और दूसरा, आप टेक्निकली भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन है, लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न में स्टॉक चल रहा है। करीबन 23 के आसपास डेली 200 SMA है, उसके नीचे स्टॉक चल रहा है। तो अभी तो मैं आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की तो सलाह नहीं दूंगा, बट अगर स्टॉक एक बेस बनाकर 23-24 का लेवल अगर कैप्चर करता है, 200 SMA के ऊपर चलना शुरू करता है, तब आप एवरेज कर सकते हैं। और फिर वहां पर जो भी एक बेस बना है, करीबन आई थिंक 19-18 का जो भी बेस बन सकता है, वहां पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। देखिए विवेक जी, ऐसे जो पैनी स्टॉक्स है वहां पर अगर आपने पोजिशन बनाई है तो बिल्कुल एक आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर अगर गिरावट आना शुरू होता है तो देर इज नो एग्जिट। तो यहाँ पर एक केस में ऐसा ही बना है हमारे दर्शक के साथ। अभी थोड़ा आपने अगर लेके रखा है तो होल्ड करिए, नया ऐड मत करिए। बट अगर 200 SMA के ऊपर चल रहा है और थोड़ा सा कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, कंपनी के अंदर फंडामेंटली कुछ रिवर्सल आता है, तब एंट्री करिए। ममता सैनी जी हैं, आइनॉक्स विंड पर सवाल पूछ रही हैं सर, इस पे क्या करें? जी देखिए विवेक जी, आइनॉक्स विंड पर लगातार हमारी एक नेगेटिव कवरेज रही है। करीबन 128-130 के आसपास भी कब हमारे काफ़ी दर्शक ने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे थे, वहाँ पर भी अवॉइड की सलाह दी थी। आप देखेंगे एक स्विंग लो बना था करीबन 118 का, वो भी यहाँ पर स्टॉक अप्रोच कर रहा है तोड़ने के लिए। अगर ये टूटता है तो करीबन 102 के लेवल आ सकते हैं। अगर स्टॉक कामयाब रहता है करीबन 130-132 के जोन में क्लोजिंग देने में, तब यहाँ पर एक डबल बॉटम कंफर्मेशन बन सकता है और यहाँ पर स्टॉक में ग्रीन रेटिंग आ सकती है। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो एक अवॉइड का ही व्यू बन रहा है, यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और विवेक जी, आपको याद होगा एफएनओ शो में भी हमने करीबन यहाँ पर 150 के जोन से कवर किया था, और वहां पर हमारी लगातार एक सेलिंग की ही सलाह रही थी। ठीक है। जीत सिंह जी हैं, ये बड़े फ़ैन हैं अंशुल जी के, लेकिन अंशुल जी अभी पता नहीं आज कहाँ फंस गए हैं, कहीं। खैर, कनेक्शन चल रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। जिलेट और आईटीसी, इन्हें किस प्राइस पर एवरेज कर सकते हैं, इनको बता दीजिए। आईटीसी पर तो आज हम थोड़े विस्तार से बात करेंगे स्टॉक एक्सरे में, लेकिन जिलेट पे बताइए आप, इसको क्या करें सर? देखिए, क्योंकि जिलेट में आप देखेंगे तो करीबन 10,000 के 9,600 के लेवल से यहाँ पर लगातार गिरावट बन रही है। और यहाँ पर लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न में स्टॉक चल रहा है डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर। वीकली में एक आप देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में स्टॉक चल रहा है, और यहाँ पर अगर भी अभी भी कोई ब्रेकआउट नहीं है, करीबन 8,400 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है। बिल्कुल अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर आपके पास कोई भी शेयर है तो अभी भी वेट करिए, करीबन 6,7400 से लेकर 6,700 का एक जोन आ सकता है, वहां पर डेली का एक अच्छा बेस है। तो यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट अभी भी एक पॉसिबल है यहाँ पर 600-700 पॉइंट्स की। तो उसके बाद आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे। फंडामेंटली कंपनी का इतना स्टडी मैंने नहीं किया है, बट अब टेक्निकली अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक वाइज प्राइस डायरेक्शन काफी नेगेटिव है। यहाँ पर नई कोई एंट्री नहीं बन रही है, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एमओआईएल वालों से, तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ अपना सवाल बार बार ना पूछे। आरईसी पर सर आपका व्यू? जी विवेक जी, देखिए आरएसी पर आप देखेंगे तो काफी 1.5 ईयर से एक नेगेटिव रुझान चल रहा था। करीबन 500-600 के जोन से यहाँ पर स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई थी। करीबन 330-325 के जोन में एक अच्छा यहाँ पर एक बेस बना है, और यहाँ से काफी बढ़िया एक मोमेंटम देखने को मिला है। अब विवेक जी देखिए, स्टॉक काफी बड़ी गिरावट में था तो 200 SMA के आसपास यहाँ पर एक रिजेक्शन ले रहा है। बट अच्छी बात है कि यहाँ पर ये जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये जोन में कंसोलिडेशन कामयाब रहता है और यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है 385 के ऊपर, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है। 375 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, यहाँ पर वापस ऐड कर सकते हैं। करीबन 400-425 के लेवल यहाँ पर बन सकते हैं वापस। तो आरएससी में एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है। कंसोलिडेशन पैटर्न बनने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है 385 के ऊपर, तब एंट्री करिए विद स्टॉप स्टॉप लॉस ऑफ 375। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर टीसीएस और बजाज फाइनेंस पर, मनीष गुप्ता जी का है। इसमें क्या करें सर? इनमें इनका बड़ा लंबा विज़न है भाई, 15 साल का है। अरे ये तो बड़ी लंबी बात करने हैं। टीसीएस, बजाज फाइनेंस, आरआईएल, इनमें बता दीजिए सर क्या करें? 15 साल तक रख सकते हैं? 15 साल छोड़िए, जो भी, वरुण जी मैं थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूँ, 15 साल तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा,
लेकिन मैं अगर बोलूँ कि आपके चार्ट पर मैक्सिमम अगर आप जितना भी मंथ या साल जो बता सकते हैं उस विज़न के हिसाब से बताइए। जी देखिए विवेक जी, यहाँ पर देखिए कंपनी तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अब अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स के अंदर जो बिजनेस मॉडल है और जो ग्रोथ हमने पास्ट में देखी थी, वो ग्रोथ क्या अब वापस आ सकती है। तो वो आंसर का क्वेश्चन, हमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना पड़ेगा। और वहां पर वो इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही, क्योंकि आप देखेंगे तो जब नई टेक्नोलॉजीज जो कैप्चर कर लेते हैं तो उतना ग्रोथ नहीं होता। बट धीरे धीरे जो ये कंपनी वेल एस्टेब्लिश है और वो नई टेक्नोलॉजी को भी अपना जो बिजनेस मॉडल में अंदर इंक्लूड करना जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लंबी अवधि का व्यू है, 2800 के आसपास टीसीएस के अंदर काफी बढ़िया एक सपोर्ट बना है। तो यहाँ पर टेक्निकली तो आपको नहीं देखना है, बट यहाँ पर फंडामेंटली भी काफी अच्छा स्टॉक है। अगर वापस आपको 2800 33,000 के जोन में अगर मिलता है तो बिल्कुल अक्यूमुलेट करना चाहिए। और ये स्टॉक आपको बहुत बड़े या आप बड़े लंबे रिटर्न तो नहीं दे पाएगा, बट आप मान सकते हैं 12 to 15% के सीएजीआर से बिल्कुल यहाँ पर बजाज फाइनेंस ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए या टीसीएस में काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर रिटर्न बन सकते हैं। रिलायंस में आप एक और चीज़ है, देखिए रिलायंस में अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस साल आई थिंक जियो का आईपीओ भी है, डीमर्जर के भी न्यूज़ है। तो रिलायंस अगर 1430 1435 के जोन में आता है कोई भी न्यूज़ की वजह से, तो वहां पर आपको एक अच्छा सा एक जोन मिल जाता है, और वैल्यूएशन वाइज भी आप देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव है। और बजाज फाइनेंस की बात करें तो लोन ग्रोथ आप देखिए, इतना बड़ा कंपनी होने के बाद, इतना बड़े मार्केट होने के बाद भी जो अपना जो ग्रोथ है वो मेंटेन कर रहे हैं। लोन ग्रोथ भी काफी अच्छा सस्टेनेबल है। तो बजाज में भी कभी भी गिरावट आती है 950 900 के आसपास बजाज फाइनेंस के अंदर, तब भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। बट यहाँ पर रिटर्न आपको मॉडरेट ही मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको मल्टीपैगर्स नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी का साइज और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी बढ़िया है। और 12 to 15% के सीएजीआर से बिल्कुल आपको निवेशित आपको यहाँ पर रिटर्न बन सकता है। ठीक है। एक काउंटर है एसएमएस फार्मा, स्वप्निल जी का सवाल है, इस पर क्या व्यू रहेगा? जी देखिए विवेक जी, एसएमएस फार्मा की हम बात करें तो एसएमएस फार्मा ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स पर। करीबन 330 के जोन के अंदर एसएमएस फार्मा यहाँ पर रिजेक्शन मिला था, और उसके बाद एक बढ़िया सा ब्रेकआउट मिला है। मंथली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। बिल्कुल 315 310 315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आने वाले सत्र में अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो करीबन 375 से लेके 400 के टारगेट बन सकते हैं। काफी बढ़िया ब्रेकआउट है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं सनातन भक्ति के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, नाम है इनका राजन। ये बोल रहे हैं कि सर इनको 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कोई म्यूचुअल फंड में लगाऊं या कोई स्टॉक्स में, कुछ बता दीजिए अगर प्लीज़ सर, सजेस्ट कर दो कौन से म्यूचुअल फंड में लगाऊं। वैसे तो ये थोड़ा वरुण जी मतलब आपकी लीग से हटके है, लेकिन अगर कुछ बता सकें कि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में या लार्ज कैप कैटेगरी में, तो वहाँ पर फिर एएमसी तो हम सजेस्ट कर देंगे कि एएमसी कौन सी ठीक है या क्या है, आप बता दीजिए सो। जी बिल्कुल विवेक जी, अगर थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है तो मिड एंड स्मॉल कैप कोई भी अच्छा फंड है वहां पर निवेशित रहना चाहिए। देखिए लार्ज कैप के अंदर हमारा व्यू है कि जो एक रैली बननी थी और एक अच्छा रिटर्न बनना था वो लास्ट ईयर बन चुका है। अब मिड एंड स्मॉल कैप का एक थोड़ा सा टर्न आएगा और यहाँ से काफी बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। कोई भी अच्छे फंड का मिड एंड स्मॉल कैप का आपको यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, निवेशित कर सकते हैं म्यूचुअल हाँ फंड जी। के अंदर एसआईपी के जरिए, या फिर आप लमसम भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड में आप जा रहे हैं तो आपको मिनिमम आपका व्यू 3 to 5 years का होना चाहिए। इमीडिएट गेन्स की आपको यहाँ पर यहाँ पे जो कोई भी एक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ठीक है सर, इसमें जो लीडिंग कंपनियां हैं, जो लीडिंग एएमसीज हैं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आप इनमें से कोई भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। मतलब कंपैरेटिवली आप किसी वेबसाइट पर जाओगे ना, तो आपको इस कैटेगरी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि ज़्यादातर रिनाउंड कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड के बिज़नेस में। कोई ऐसी बहुत कोई कमज़ोर कंपनी अक्सर नहीं है। जहां आपका दिल करे कि ये एएमसी अच्छी है, लगभग सबका तरीका एक ही होता है। अगर वो मिड कैप में जा रहा है तो मिड कैप में ही वो फंड इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर कभी कभी हो सकता है कि किसी एएमसी के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, कोई थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अगर मिड कैप चलेगा तो जनरली सारी ही एएमसीज के वो चलेगा, या स्मॉल कैप चलेगा तो स्मॉल कैप की ज़्यादातर सभी की एएमसीज की स्कीम चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता।
थोड़ा बहुत अंतर रिटर्न में आ जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें सर, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आएगा। अगला सवाल हमें मिला है हितेश पारिक जी का। ये पूछ रहे हैं आईटीआई बाय किया है 351 पर, होल्ड करें या एग्जिट? जी, देखिए आईटीआई में आप देखेंगे तो विवेक जी काफी वॉलेटाइल स्टॉक है और यहाँ पर लो वॉल्यूम ट्रेड्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने जो उन्होंने दर्शक ने यहाँ पर जो एंट्री की है वो काफी अच्छी एंट्री है। बट आपको स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना है तो स्टॉप लॉस 300 का मेंटेन करिए। थोड़ा सा लंबी अवधि का आपका विजन है तो 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक आप देखेंगे तो अभी तो साइडवेज जोन में चल रहा है। पॉजिटिव इतना है कि 200 एसएमए के आसपास लगातार सपोर्ट ले रहा है 290 के जोन में। तो यहाँ पर अगर बाउंस मिलता है 330 335 का अगर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे हमें क्लोज मिलता है तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज एक साइडवेज जोन में ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात रही। आज लग रहा है अंशुल जी पता नहीं कहाँ फंस गए हैं किसी काम में लंबा। चलिए उनसे बात करेंगे। श्रवण सिंह जी का सवाल है, बेस्ट एग्रो एंड रेन इंडस्ट्री में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? दोनों में फ्लैग है डेली पर 10 20 50 अलाइंड है। वाह, श्रवण जी तो पूरी तरह से टेक्निकल एनालिस्ट बन गए हैं। बेस्ट एग्रो और रेन इंडस्ट्री, इन दोनों पर बताइए वरुण जी क्या करना है। जी, देखिए विवेक जी, रेन इंडस्ट्री की बात करें तो रेन इंडस्ट्री ने अपना जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है करीबन 100 110 के आसपास से काफी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। एक ब्रोकरेज का रिपोर्ट भी था, करीबन 300 के आसपास के यहाँ पर टारगेट भी दिए थे और उसी के बाद यहाँ पर एक रिट्रेडिंग देखने को मिली है। स्टॉक एक काफी बढ़िया एक डाउन जोन में था और वहां से एक बढ़िया सा एक यहाँ से एक बाउंस मिला है और अपना 200 एसएमए कैप्चर कर लिया। 200 एसएमए के ऊपर ही लगातार आप देखेंगे तो करीबन 1 वीक से यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। 140 142 के जोन का एक नीचे का सपोर्ट है, ऊपर के साइड 150 का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 165 170 के जोन में रेन इंडस्ट्री जा सकता है। बेस्ट एग्रो की बात करें, बेस्ट एग्रो लाइफ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर एक बेस बनना शुरू हुआ है और डेली चार्ट पर एक हाई हाई लगा है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 365 का। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो करीबन 550 के यहाँ पर जोन बन सकते हैं और 550 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो करीबन 700 के टारगेट भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों काउंटर में बने रहना चाहिए। वरुण जी, आज आप में और मेरे में एक सिमिलरिटी है, दोनों 10:30 बजे से बैठे हैं। जी। बोर तो नहीं हो रहे? लंबी नहीं पारी नहीं, तो नहीं बिल्कुल नहीं लग रही सर। है? हाँ, आज पहली बार मैं लंबी पारी खेल रहा हूँ बट अच्छा लग रहा है सर। टेस्ट मैच भी कभी कभी खेल लेना चाहिए। पहले आप 20-20 खेलने आते थे, फिर हमने आपको वनडे खिलवाया कि 10:30 से भी बीच जी बीच में। आज तो पूरा टेस्ट जी मैच हो गया आपके लिए, 10:30 बजे से आप 12:30, मतलब 2 घंटे की पारी हो जाएगी अब जी आई बिल्कुल। डोंट थिंक कि अंशुल जी शायद फंस ही गए हैं, उनका रिप्लाई तो कुछ नहीं आ रहा है। अरे जुड़ गए भाई, अंशुल जी आ गए फाइनली। अंशुल जी कहाँ हैं, जरा इनकी शक्ल दिखाइए, कहाँ रह गए? अच्छा, चलिए 1 मिनट में जुड़ रहे हैं अंशुल जी भी। आज कहीं लंबा लग रहा है कि फंस गए, अभी आके ही बताएंगे कहाँ फंस गए, क्या हो गया। चलो इतनी देर प्रदीप सिंह जी का सवाल है पेज डिजिटेक पर। ये पूछ रहे हैं इसको बाय कर सकते हैं क्या अभी करंट मार्केट प्राइस पर, वरुण जी? कौन सा स्टॉक बताया सर आपने? पेस डिजिटेक। पेस्ट दिल्ली। हाँ जी। जी जी बिल्कुल। देखिए पेस्ट डिजिटेक का विवेक जी मैं चार्ट देख रहा हूँ तो आई थिंक हाल ही लिस्टेड कंपनी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिस्टिंग करीबन 230 के आसपास हुआ था। एक जोन था करीबन 210 215 का, वो भी अगर यहाँ से ब्रेक डाउन किया है और करीबन 180 के जोन से यहाँ पर एक बाउंस है। जब तक 220 का लेवल कैप्चर नहीं करता स्टॉक में आई थिंक सेल ऑन राइज होता रहेगा। काफी लिमिटेड ट्रेडिंग हिस्ट्री है बट अभी आई थिंक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। 220 के ऊपर अगर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ से वापस एक मोमेंटम बन सकता है। 230 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट बन सकता है और फिर यहाँ से काफी बढ़िया एक तेजी देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड कर तो बेटर रहेगा। चलिए, अब अंशुल जी फाइनली आ गए हैं। अंशुल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी कहाँ रह गए आज? कुछ काम में फंस गए थे सर। अच्छा, चलो ठीक बाहर है। से गेस्ट आए हुए Hey, थे। take a अच्छा look. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। Hey, take a look. अंशुल जी आपके यहाँ से आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, मेरे एक तो अलर्ट ट्रिगर हुआ है, रुकिए बंद करता हूँ। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ भी वो हे सीरी लगी हुई है क्या? नहीं नहीं, ट्रेडिंग व्यू के अलर्ट है सर। अच्छा,
ये इस तरह के अलर्ट आते हैं एआई वाले? हाँ, कोडिंग करके रखी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अंशुल जी, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार हो रहा था। एक सुशील जी हैं, हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि पहले तो धन्यवाद अंशुल जी, आपने 12% का प्रॉफिट अदानी एनर्जी में बुक कराया और इन्होंने 75% अपने शेयर बेच दिए हैं। वो कह रहे हैं कि विच इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इन ए गिवन टाइम फ्रेम, जो कि यूनियन बैंक और कोटक बैंक पे भी अब इनका सवाल है। यूनियन बैंक और कोटक बैंक, इन दोनों में से क्या चुनना है? एक तो ये बता दीजिए, और एक आपको बधाई कि इन्होंने पैसा बना लिया अदानी एनर्जी में। तो बधाई इनको कि इनने इतना पेशेंस दिखाया कि पैसा बना पाए। अब मेरे को कोटक बैंक नहीं पसंद है सर। इस समय कोटक बैंक में स्प्लिट बोनस कुछ आने वाला है 14 जनवरी को। उसके बाद एचडीएफसी बैंक 4-6 महीने कंसोलिडेशन में चला गया था, तो लार्ज कैप होने के नाते मेरे को इसमें भी लग रहा है कि ये शायद 4-6 हफ्ते कंसोलिडेशन में ना निकल जाए। तो कोटक तो मेरे को नहीं पसंद है। यूनियन बैंक आज भी फॉलो थ्रू मूव दे रहा है। यूनियन बैंक आज भी अच्छा ही लग रहा है। एक आध दो पुल बैक कहीं, क्योंकि फोर्थ अपडे है तो एक दो दिन साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकती है, बट ब्रेकआउट ठीक ठाक वॉल्यूम पे सस्टेन कर रहा है, तो इसको देख सकते हैं। और आज मंथली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बन रहा है वो बन रहा है डीवी स्लैब में। डीवी स्लैब में बहुत बेहतरीन से टाइट मंथ्स के उससे ब्रेकआउट बन रहा है। प्रोबेबली यहाँ से 7,000-7,200 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद गुफरान साहब, ये बेलराइस का टारगेट पूछ रहे हैं अंशुल जी। 170 की खरीद है, क्या इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस रखें? आपका एक मुझे याद है कि 182 के करीब का स्टॉप लॉस है ना, आई थिंक, इस काउंटर पर। नहीं, 172 का स्टॉप लॉस है 172 और का, 199 का टारगेट है। 100 कितने का? 172 का स्टॉप लॉस है, 199 का टारगेट है। ठीक है, तो बने रहें अभी। ठीक है सर। जी। एक हमारे दर्शक हैं आमिर सैयद साहब, ल्यूमैक्स ऑटो पर पूछ रहे हैं। 200 शेयर हैं इनके पास 998 के, कहाँ तक जा सकता है सर, कहाँ तक होल्ड करें? सर स्टॉक का नाम मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। ल्यूमैक्स ऑटो। लुमेक्स ऑटो। लुमेक्स में अपना कुछ खुला है क्या, देखना। लुमेक्स टेक में था। लुमेक्स, हाँ लुमेक्स ऑटो, लुमेक्स टेक एक ही है। लुमेक्स टेक अच्छा लग रहा है सर। इसमें 1 2 3 4 5 5 महीने का टाइट मंथ का ब्रेकआउट नवंबर में आया था। नवंबर में 36% चला, दिसंबर फिर टाइट रेंज में गया, जनवरी फिर प्रोबेबली 30-35% चल सकता है, जिसमें 10% चल चुका है। वो करीब 1800, 1850 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर इंडियन होटल्स पर, 740 के लिए हुए एक दर्शक ने, इसमें क्या करें सर? इंडियन होटल में भी टाइट रेंज में कंसोलिडेशन है और हल्का सा पुल बैक है। मंथली चार्ट पे भी 4-6 महीने तो कुछ नहीं होते हुए दिख रहा है। अब ये रेंज और कंटिन्यू होगी। मंथली चार्ट लगा के देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कोई ये जो क्लाइमेटिक मूव आई थी दिसंबर 2024 में, पूरे साल कुछ नहीं किया। प्रोबेबली अगले 6 महीने भी कुछ नहीं करते हुए दिख रहा है। ठीक है। BEL 393 पर है, 200 शेयर ये हैं, पता नहीं इनका नाम क्या है, अजीब सा इन्होंने आईडी बनाया हुआ है। BEL 393 का लिया हुआ है सर, इसको प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? BEL 393 का लिया है, अभी होल्ड करना चाहिए सर। प्री बजट रैली चल रही है तो अभी जल्दी ना करें पीएसयू बुक करने में। बजट के आसपास जनवरी फोर्थ वीक आते आते फिर घबराहट आपकी चालू होनी चाहिए। तब तक शायद 427 भी दे दे, बट 427 के पास या तो सवाल पूछ लें या सेलिंग दिखे तो एग्जिट कर लें। बेटर है कि सवाल पूछ लें, क्योंकि अगर प्री बजट रैली तक ये पहुंचा थर्ड वीक तक तो एग्जिट है। अगर अभी 1-2 दिन में पहुंच गया तो फिर एक्सटेंड कर सकता है। एक सवाल हमें मिला है मोहम्मद रफ़ीक साहब का, ये पूछ रहे हैं कि अंशुल जी, AGIIL ये 269 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय सर? AGIL हम नीचे से लेके बुक करके निकल चुके हैं। कल ओपनिंग में 272 के अराउंड, वापस से 248 के अराउंड मिलेगा तो बाई करेंगे, या 288 का ब्रेकआउट मिलेगा तो बाई करेंगे। दोनों केस में 248 के अराउंड स्वीप करे या 288 का ब्रेकआउट है, दोनों बाई लिस्ट में ही रहेगा, क्योंकि अभी भी 350 375 तक जाते हुए दिख रहा है। बट उसके लिए या तो लिक्विडिटी चाहिए 248 के नीचे, या फिर ब्रेकआउट चाहिए 288 के ऊपर।
विशाल भोइर जी का सवाल है, आइनॉक्स विंड 127 के लिए हैं, प्लीज़ एडवाइस। ये वरुण जी मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आइनॉक्स विंड पर आपने 150 पर सेल कराया था 135 के टारगेट के लिए। टारगेट आपका ओवर अचीव हो चुका सर, अभी कोई अब बाउंस बैक की उम्मीद है या नहीं है इस काउंटर पर? देखिए विवेक जी, अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और करीबन 128 के आसपास एक पुल बैक मिला था। 118 के आसपास के यहाँ पर एक इमीडिएट लो लगे थे। अगर 118 का लेवल अगर टूटता है तो करीबन 9700 के जोन में भी जा सकता है स्टॉक। अगर 132 135 के जोन में अगर क्लोज आना शुरू करता है तब स्टॉक में एक डबल बॉटम बन सकता है डेली चार्ट्स पर। तब तक तो यहाँ पर सेल ऑन राइज रहेगा, तो अवॉइड करना चाहिए, बेटर रहेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सुभिजीत रॉय जी का, ये पूछ रहे हैं सर जायसवाल नेको अभी ऐड करें क्या? अंशुल जी ये आपका जायसवाल नेको, आप इसको काफ़ी क्लोजली देख रहे हो, इसको ऐड कर लें क्या? अभी ऐड नहीं बनेगा सर। नीचे में हमने बाई दिया था। जयसवाल निको हो गया ना। जयसवाल निको में रिस्क फ्री भी हो चुके हैं। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने में अब फिर वापस से टाइम लग रहा है। एक्सटेंड है ऑलमोस्ट 10% का, तो 2-4 दिन साइडवेज रह के प्रोबेबली ये वीक पूरा अगर साइडवेज काट देता है नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट बाई बनेगा। ठीक है। एक ये एसीसी में अंशुल जी कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है क्या? ये अच्युत्या जी हैं, इनका सवाल है। नहीं बन नहीं रहा है सर। अब जो भी बनेगा अब वो अंबुजा सीमेंट में बनेगा पोस्ट मर्जर। तो अब जैसा जैसा अंबुजा चलेगा वैसा वैसा ये तीनों शेयर चलेंगे। तो अब इनमें कुछ करने से अच्छा है कि अंबुजा में शिफ्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। अनिद्य पाल जी का सवाल है, वरुण जी तिलकनगर इंडस्ट्रीज 470 रुपए के बाय किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट रखें इस पर? जी देखिए विवेक जी, तिलक नगर पर आप देखेंगे तो करीबन 550 के जोन से यहाँ पर आप देखेंगे तो डबल टॉप का एक यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है वीकली चार्ट्स पर। बट यहाँ पर डेली में आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस बनने की कोशिश कर रहा है। अपना 200 एसएम में करीबन 40 उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे ही 440 435 का लेवल टूटेगा यहाँ पर 408 के लेवल अप्रोच करेगा। 408 के आसपास अगर कुछ यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेशन होता है तब यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, हाल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं होम स्टडी के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, पूछे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 783 के भाव पर खरीदें या अभी क्या करें? अंशुल भाई कल भी बात हो रही थी इस पर कि इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन आईटी शेयरों पर जो मूव था कल भी वो थोड़ा परेशान करने वाला था। क्या लग रहा है सर टाटा टेक? आईटी में कोई खास दिक्कत नहीं है सर। सीएनएक्स आईटी अगर आप देखेंगे तो डिप 50 डे मूविंग एवरेज पे कल जाके थोड़ा सा अरेस्ट हुआ है और आज बाउंस बैक भी ठीक ठाक आई है। बट ठीक ठाक बाउंस बैक है, मेरे को अच्छी बाउंस बैक चाहिए थी। तो अभी फिलहाल मैं बाइंग में हाथ रोक के रखूंगा आईटी में। बट वीकली पे और 2-3 हफ्ते अगर यहाँ टाइट रेंज कंसोलिडेट कर लेता है आईटी मेरे लिए बाई रहेगा। और टाटा टेक में भी 5 में से 4 हफ्ते हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी है। 668 निकलते ही से 707 725 तक जा सकता है। देवानगिरी शुगर, ये आप काफ़ी क्लोजली देखते हो, आहूजा साहब हैं हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनका इसका टारगेट क्या रहेगा? इनका बाइंग रेट है 3.94। सर देवांगरी कल परसों फिर हमने बाई दिया था 2 दिन 370 372 के आसपास। सुबह 4 रुपए 6 पैसे में बुक किया था। 410 के ऊपर जब ब्रेकआउट बनने लगा है तो दोबारा बाई दिया है। 430 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। 430 निकला तो 467 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है। विशाल मेगा मार्ट 130 में खरीद सकते हैं क्या वरुण जी? देखिए विवेक जी, विशाल मेगा मार्ट की आप बात करेंगे तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में बना है करीबन 150 के 158 के जोन से। और अपना 200 एसएमए भी तोड़ के यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन 130 के जोन में। आज भी 4% डाउन है, तो यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। जब तक स्टॉक अपना 138 140 के लेवल कैप्चर नहीं करता तब तक यहाँ पर कोई बड़ा सा मोमेंटम नहीं बनेगा। और 140 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है और वहां पर थोड़ा दिन कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पर डेली चार्ट्स पर डबल बॉटम का एक कंफर्मेशन मिलेगा और स्टॉक अपना जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर सकता है। हाल फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी।